नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ परिवेश, हमारा परिवेश के क्वेश्चंस और उसके चैप्टर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है विश्व में भारत। तो आज हम परिवेश के पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का हमने टॉपिक चुना है विश्व में भारत, 5th क्लास का चैप्टर है। तो चलते हैं। ये है आपका ग्लोब। ये क्या दिखाया गया? ग्लोब। हमारी पृथ्वी महासागर एवं महाद्वीप। आपको मैं बता दूं कि हमारी पृथ्वी लगभग ग्लोब की आकृति की ही होती है। कैसी आकृति की होती है? ग्लोब की आकृति की होती है, गोल आकार की होती है, ग्लोब की तरह ही। हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी गेंद जैसे दिखती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का स्मॉल मॉडल बोल सकते हैं हम, लघु प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ठीक है, पढ़ते हैं। ग्लोब पर अनेक रंग बिरंगी आकृतियां बनी हैं। ये आकृतियां पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागरों को दिखाती हैं। ग्लोब का अधिकांश भाग नीला है। आपने देखा ग्लोब? देखिए ग्लोब का ज्यादातर भाग कैसा है? कैसे कलर का है? ब्लू, यानी कि नीला। नीला है। क्यों है नीला? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है आपको? पानी। और ये जो रंग बिरंगी आकृतियां बनी है, ये क्या दिखा रही है आपको? भूभाग यानी कि लैंड दिखा रही है आपको। और ये क्या दिखा रहा है? नीला जो है वो सी बोल सकते हैं, सी या फिर ओशन। ओशन ज्यादा रहेगा, समुद्र, महासागर, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर 71% पानी है। कितना पानी है? 71% पानी है। और 29% क्या है? लैंड। हमारी जो अर्थ है उसका भाग 71% जो उसका एरिया है वो किससे कवर्ड है? वाटर से। और 29% क्या है? जमीन है। क्लियर? बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं ये क्या है आपका? ग्लोब। देखिए पृथ्वी आपकी कुछ ऐसी दिखती है। ये काल्पनिक है, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है, सिमिलर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जो नीला भाग है ये दर्शाता है आपके महासागर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए नोट्स भी बना के लाई हूं कि पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, जिनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका या फिर दक्षिणी महासागर। 5 महासागर हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी करना है। इनमें से प्रशांत महासागर जो है वो सर्वाधिक विस्तृत एवं सबसे गहरा है। ये सबसे ज्यादा जगह में फैला हुआ है। सर्वाधिक विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, और सबसे गहरा भी यही है। गहराई यानी कि इसकी जो गहराई है वो बाकी महासागरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। ठीक है, यह संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3, यहाँ पे लिखना भूल गया, वो गलत लिख दिया है यहाँ पे, 1/3 भाग पर फैला है। यानी कि जितना आपका वो है लैंड है, यानी कि जितना आपका भूभाग है उतना ही आपका प्रशांत महासागर फैला हुआ है, उतना ही बड़ा है। समझ में आया? इसका सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त है। मरियाना गर्त, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। क्या बोलते हैं? मैरियाना ट्रेंच, जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। यानी कि समुद्र की सतह से इसकी गहराई कितनी है? जो भी जगह है ये, इसकी गहराई है 11 किलोमीटर। ये गहराई बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पृथ्वी के 29% भाग पर क्या है? स्थल है। 29% भाग पर स्थल है, जो कि 7 महाद्वीपों में विभाजित है। तो कौन कौन से हैं वो 7 महाद्वीप? तो मैं आपको बता दूं, इसको महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आपके कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं जी? कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर।
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। दक्षिणी अमेरिका एंड उत्तरी अमेरिका सेपरेट, ये अलग से खुद में क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, इनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या था, विश्व में भारत। तो हम अभी विश्व की जानकारी लेंगे, पृथ्वी की जानकारी लेंगे, फिर चलेंगे हम अपने भारत की तरफ। हिमालय पर्वत पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप में है। यानी कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसी महाद्वीप में विश्व की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, या कह सकते हैं 8848 मीटर है। वी कैन से 8,848 मीटर्स है। विश्व में 59% जनसंख्या इसी महाद्वीप में रहती है। कितनी रहती है, 59% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ये इतना बड़ा है। अब चलते हैं हमारे देश की बात कर लेते हैं। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारा देश भारत किसमें है, ये भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम पर्वत पठार। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत है वो पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब चीजों में बटा हुआ है। मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि पर्वत क्या होते हैं। देखो, पर्वत क्या होते हैं, जो पृथ्वी से ऊंचा हिस्सा और जिसकी जो चोटी होती है वो कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं। ये एक श्रेणी में पाए जाते हैं, एक लाइन में पाए जाते हैं क्रम से। तो इसको क्या बोलते हैं, पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी। विश्व के बहुत सारे माउंटेन्स हैं, यानी कि पर्वत हैं, जैसे हमारा हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, और भी बहुत सारे, यूराल। ठीक है, पठार। पठार क्या होता है कि पठार भी जमीन से उठा हुआ हिस्सा होता है, लेकिन वो ऊपर जाके ऊबड़ खाबड़ और चपटा हो जाता है, वो शंक्वाकार नहीं होता। ये कौन कौन से कहां पर है, आपके दक्षिण में, दक्कन का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, ये सब। मैदान क्या होता है, मैदान कैसा होता है आपका, मैदान जो होता है वो आपका समतल होता है। समतल यानी कि प्लेन, समतल होता है, वहां पे कोई उठाव नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नदियां ला के जो भी मिट्टी अपने साथ लाती हैं वो यहाँ पर इकट्ठी कर देती हैं, और इसीलिए जो मैदान होता है ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होता है। तो सबसे ज्यादा फसल कहाँ पे होती है, आपके मैदानी इलाकों में। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी कहाँ रहेगी, मैदानी इलाकों में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फसल होगी। फसल होगी तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो हम अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजर बसर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका भारत का मैप। देखिए कुछ ऐसा दिखता है, देख पा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश देखिए, भारत का मानचित्र देख लीजिए। इंग्लिश सॉरी हिंदी में मानचित्र बोलते हैं ना, नक्शा भी बोलते हैं, नक्शा। तो भारत के पड़ोसी देश देखते हैं कौन कौन सा है। भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान। आप कहोगे अफगानिस्तान पड़ोसी है, मैंने कहा देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ये पार्ट क्या है हमारा, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एक पड़ोसी तो ये हो गया। दूसरा पड़ोसी अपने ही घर का है, बस अलग हो गया है, पाकिस्तान। पहला पड़ोसी अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा कौन सा दिख रहा है आपको, मैंने कहा अच्छे से देखिए, जो हमेशा चाहता है कि भारत की कुछ जमीन हम हत्या लें, जो इसी फिराक में रहता है। चौथा पड़ोसी, पांचवा पड़ोसी दिख रहा है भूटान, छठा पड़ोसी बांग्लादेश, सातवां पड़ोसी म्यांमार।
ये तो थे वो पड़ोसी जो आपकी स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ये पड़ोसी देश जो आपकी स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। कुछ आपके एक दो पड़ोसी देश और हैं, देखो आपके एक पड़ोसी देश हैं जो कि आपकी जलीय सीमा यानी कि आपकी जल क्या होता है, पानी, वो कौन है, श्रीलंका। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, कौन कौन से, अगर आपसे कोई पूछा जाए, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से भारत का कोई पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, तो आप कर लोगे हाँ जी, कौन कौन से हैं। मैंने कहा देखो इधर से चलते हैं, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, चीन भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ भारत का दुश्मन भी है, उसके साथ साथ नेपाल, सबसे शांति प्रिय देश भूटान, हमारे ही टुकड़ों से बना हुआ देश बांग्लादेश, उसके एक और रह गया जिसका नाम है म्यांमार, और जो नीचे है भारत के केरल की साइड दक्षिण में, वो है श्रीलंका। क्लियर, भारत के पड़ोसी देश समझ में आ गए आपको। अब बढ़ते हैं आगे। देखो मैं जो मैप लेके आई हूं इसमें भारत के राज्य समेत उनकी राजधानियां भी दी गई हैं, दिखाई दे रही है राजधानी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लेह, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की दो राजधानी दिखाई दे रही होंगी आपको, जम्मू और श्रीनगर। एक तो होती है जो शीतकालीन, यानी कि एक राजधानी इनकी विंटर्स में रहती है, एक इनकी समर्स में रहती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि जो कश्मीर है वो उधर क्या है, माउंटेन्स है, माउंटेन से तो क्या होती होगी, स्नोफॉल, हिंदी में बर्फबारी बोलते हैं। बर्फबारी की वजह से क्या होता होगा, बहुत से स्थानों का क्या हो जाता है कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट कनेक्शन, और बहुत सारे कनेक्शन क्या हो जाते हैं, इंटरप्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए जम्मू और कश्मीर की दो राजधानी रहती हैं, एक तो समर्स में रहती है जिसको हम ग्रीष्मकालीन बोलते हैं, और एक विंटर्स में रहती है जिसको हम हिंदी में शीतकालीन बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पर मैं लेके आई हूं आपके भारत के राज्य और उनकी राजधानियां। क्या हो रहा है आज, तो शुरू करते हैं। भारत के कितने राज्य हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मैं बता दूं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप बोलोगे मैम ये केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, मैंने कहा आपको शासित का मतलब पता है, जो केंद्र यानी कि सेंटर के द्वारा चलाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन के अंडर में जो टेरिटरीज आती हैं, जो भी प्लेसेस आते हैं, वो सेंटर के थ्रू रन किए जाते हैं। आप बोले रन किए जाते हैं, मैंने कहा वहां के जो नियम कानून और जो भी व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, आपकी शिक्षा व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, ये ज्यादातर किसके द्वारा की जाती है, आपके केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्लियर, तो शुरू करते हैं। भारत के राज्य और उनकी राजधानी। भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आपने बोला पहला आंध्र प्रदेश कहाँ है, पहला तो जम्मू एंड कश्मीर है। मैंने कहा आपको एक बात याद है कि मैंने आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ाया था, वर्णमाला क्रम। आपने बोला हाँ मैम याद है। मैंने कहा ये भी कैसे नाम लिखे गए हैं, वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी, अमरावती। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़। थोड़ा सा इस चंडीगढ़ पर फोकस करना, ठीक है। वेट,
हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आपने बोला हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। पहले इसको पहले बेंगलोर, अब बेंगलुरु, प्रोनाउंसिएशन चेंज है। केरल की तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल। महाराष्ट्र की सबको पता है, महाराष्ट्र की तो मुंबई है, फिल्म सिटी मुंबई, महाराष्ट्र की मुंबई। मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। आपने बोला हरियाणा की भी चंडीगढ़ पंजाब की भी चंडीगढ़। मैंने कहा जी, हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। आपसे ये प्रश्न बकायदा पूछा जा सकता है कि कौन से दो राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है। यहां पर वो ये भी नहीं देगा कि चंडीगढ़ राजधानी है, वो देगा कौन से दो राज्य हैं जिनकी एक ही राजधानी है। तो कौन से दो राज्य हैं आपके? पंजाब और हरियाणा ऐसे दो राज्य हैं जिनकी राजधानी एक ही है, वो है चंडीगढ़। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जयपुर, जयपुर को क्या बोला जाता है आपका? किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर। ये बात ध्यान रखना, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है आपके जयपुर को। कहाँ की राजधानी है जयपुर? राजस्थान की। सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, और जब से आंध्र प्रदेश को और हैदराबाद को, मैं क्या बोल रही हूँ, आंध्र प्रदेश को दो भागों में तोड़ दिया गया। एक हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा भाग हो गया तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। ठीक है, क्लियर? पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जब उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो राज्यों में बांट दिया, एक राज्य का नाम कर दिया आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हो गई अमरावती, और दूसरे राज्य का नाम कर दिया तेलंगाना जिसकी राजधानी हो गई हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, सबको पता है, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पहले हमारे पास 29 राज्य हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे जम्मू और कश्मीर को कैसे लिया जाता था? पहले राज्य की तरह लिया जाता था, लेकिन अब हमारे जम्मू और कश्मीर को क्या कर दिया? एक यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। अब जम्मू और कश्मीर को क्या घोषित कर दिया है? केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? आपको एक छोटी सी बात दिखानी थी। आपको दिखाना है ये वाला एरिया, दिख रहा है आपको? ये एरिया दिखाई दे रहा है? मैं यहाँ पे आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कौन सा राज्य किस ऑर्डर में है। देखो, ये है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे ये है नागालैंड, इसके बाद है ये मणिपुर, इसके बाद है ये मिजोरम, और यहाँ पर है ये त्रिपुरा, और ये जो बीच में दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन, ये है असम और ये है मेघालय। क्लियर है? मतलब इस छोटे से जगह में देखो कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हैं? 7 राज्य हैं। हमारे पूर्व में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे उत्तर में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और इधर की साइड ये है त्रिपुरा, और यहाँ असम और ये मेघालय। क्लियर? कभी गलती से उसने पूछ लिया कि आपके पूर्व में कितने राज्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना 7 राज्य। अब चलते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपने बोला ये तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ है? मैंने कहा देखो मैप पे है, ये मैप दिख रहा है? हाँ जी। मैंने कहा आपको ये दिख रहा है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। मैंने कहा आपको ये जगह दिख रही है? ये छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको क्या बोला जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
और इधर आपके यहाँ पे छोटे छोटे से द्वीप हैं, इसको बोला जाता है लक्षद्वीप। चलते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, अब बोलो चंडीगढ़ तो राजधानी की थी, मैंने कहा चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी होने के बावजूद ही अपने आप में क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले क्या था? दादर नगर हवेली अलग थी, दमन और दीव अलग थी, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो इसकी राजधानी है दमन, ठीक है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करती थी, अब दोनों एक साथ है। क्लियर? दिल्ली, दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे राष्ट्र की राजधानी, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। लक्षद्वीप कवरत्ती, पुडुचेरी पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर अब क्या कर दिया है? आपका केंद्र शासित प्रदेश। श्रीनगर जो कि समर्स में होती है ग्रीष्मकालीन, और जम्मू जो कि शीतकालीन राजधानी है। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है? लेह। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, हम अपने भारत के बारे में जानते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको हम सुप्रीम कोर्ट। किसको? सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय हैं। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स बोलो इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है? आपके एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर्स हैं। हमारा देश प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ है, ये हम जानते हैं। हमारे देश में उत्तर में क्या है? पर्वत है। उत्तर का भाग कैसा है भाई? उत्तर में क्या है भारत के? इधर पर्वत, उत्तर में क्या है? यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं, उत्तर में पर्वत। अच्छा, उत्तर में पर्वत। उसके बाद नीचे आओगे आप तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेंगे आपको मैदान। ये जो आपका चंडीगढ़, हरियाणा और ये दिल्ली, सॉरी हाँ दिल्ली भी आएगा इसमें, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, ये क्या है? ये इसको बोलते हैं हम मैदानी इलाका, मैदानी भाग है। यहाँ पर क्या होता है कि नदियां आके अपने साथ उपजाऊ मृदा लाती हैं, यानी कि उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स लेके आती हैं, जिससे कि यहाँ पे यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? बहुत उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, बहुत ज्यादा खेती होती है यहाँ पर। अब आ जाते हैं इधर। इधर आपके क्या है? इधर आपके है मरुस्थल, मरुस्थल। फिर नीचे आते हैं तो आपका इधर है पठार। क्या है? पठार, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन का पठार। क्लियर? चलते हैं। और तटीय एवं द्वीप समूह क्या है? यहाँ पर तट, तट तो हम जान रहे हैं कौन से भाग की बात हो रही है। मैंने कहा देखो जरा, मैंने कहा देखो यहां से लेके ये आपके ये पूरे भाग की बात कर रहे हैं। ये तटीय इलाका जो कि चार किससे घिरा हुआ है? एक साइड क्या है इसके? समुद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन्स। क्लियर? हमारा ये प्राकृतिक संरचना पर भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय भाग, कौन सा पर्वत है हमारे पास? हिमालय पर्वत भाई। उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। क्लियर? ये आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको ऊपर ही बता दी। उत्तर का पर्वतीय भाग हमें पता है कि वो जम्मू कश्मीर से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है।
आप कहोगे मैम उत्तर का, तो इसका मतलब ये है कि वो नेपाल में नहीं होगा। मैंने कहा देखो ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल फीचर है, यानी कि ये भौगोलिक संरचना है। ये ऐसे तो नहीं जाएगा कि मैं इस देश में बनूंगा, इस देश में नहीं बनूंगा। मान लो बारिश हो रही है तो वो ऐसे तो नहीं होगी कि वो सिर्फ आपकी छत के ऊपर होगी, पड़ोसी की छत के ऊपर नहीं होगी। तो उसके बीच में क्या आता है, नेपाल भूटान भी आता है, तो वहां पर भी क्या है, हिमालय है। चलते हैं, देखिए जरा, ये जो हिमालय है यहां से जम्मू कश्मीर से इधर ऐसे नेपाल होते हुए सिक्किम कहां तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लेके पूर्व में, सॉरी उत्तर में कश्मीर से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बनती है। वे क्रमशः बृहत हिमालय, हिमाद्री, मध्य हिमालय एवं शिवालिक हैं। देखो क्या होता है कि जो हिमालय पर्वत है वो 3 तरह की श्रेणियों से मिलकर बना है। श्रेणी यानी कि लगातार एक पर्वतमाला जिसको हम बोलते हैं। मैंने ये क्या है, मैंने कहा आप देख रहे हैं ये कैसे हिमालय है, आप बोलो कि देखो ये तो ऊंचे ऊंचे पर्वत देख रहे हैं। मैंने कहा अब ये देखो ये कैसे हैं, आपने बोला ये तो नीचे है। मैंने कहा अब ये देखो, बोला ये तो और इनकी हाइट कम है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हिमालय भी उसी तरह 3 पर्वत श्रेणियों से बनके बना है। ये होते हैं बृहत हिमालय, बृहत यानी जिसको बोलते हैं हाइयर हिमालय, और क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो ऊंचाई होती है सबसे ज्यादा होती है। फिर बीच में आता है हिमाचल या फिर मध्य हिमालय, जिनकी ऊंचाई मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत ज्यादा कम भी नहीं होती, मीडियम होती है, तो इनको बोलते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हिमाचल। हिमाचल भी बोल सकते हैं और मध्य हिमालय भी बोल सकते हैं। तो आपने बोला होगा मैम क्या हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर मध्य हिमालय है। मैंने कहा कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगी, हिमाचल या फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। उसके बाद आते हैं आपके शिवालिक। शिवालिक यानी कि छोटे छोटे छोटी छोटी पहाड़ियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां जो होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा हिमालय है यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और वो बहकर कहाँ आती हैं, आपके उत्तर के मैदानी भाग में आती हैं। अब बोलोगे यहां से नदियां कहां से आती हैं, मैंने कहा ये हिमालय है, इसके ऊपर ग्लेशियर्स हैं। मतलब ग्लेशियर क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है। आपने बोला बर्फ क्यों जमी रहती है, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। जब ये ऊंचे हैं तो यहाँ का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तापमान जब कम रहता है तो यहाँ पर क्या जमी रहती है, बर्फ जमी होती है। यहाँ पर क्या होता है, बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होती है, और इसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक भी जाते हैं। तो जब आपकी सर्दियों में स्नोफॉल हुई और वो जम गई, अब आपकी क्या होगा, वो पिघलेगी भी ना, तो पिघलेगी तो यहाँ से क्या होता है, नदियों का उद्गम होता है। उद्गम यानी कि यहाँ से नदियां बनती हैं, शुरू होती हैं, यहां से वो निकलती हैं, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान, इसका निर्माण हिमालय से बहकर दक्षिण की ओर आने वाली नदियां तथा पठार से बहकर उत्तर की ओर आने वाली नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। वो क्या लाती हैं अपने साथ, मिट्टी लाती हैं जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। आप बोले उपजाऊ क्यों होती है, मैंने कहा इतनी दूर से बह के आ रही हैं तो उनके साथ कुछ खनिज पदार्थ भी बह के आ रहे होंगे जो कि फसल के लिए क्या होंगे, अच्छे होंगे। भारत में इसका विस्तार पंजाब से लेकर असम तक, यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियां, मैंने बताया कि भारत में जो आपका मैदानी इलाका है वो कहाँ से है, पंजाब से लेके आपके ये असम तक, ये ग्रीन ग्रीन असम दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब, बांग्लादेश भी, पर वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी कैसा है, मैदानी इलाका है, वहां पर भी खूब फसल होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी नदियां बहकर आती है। कौन कौन सी नदियां आती हैं, सतलज,
गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, टोन, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र आदि। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप बोलो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है कि जो नदी बह के आ रही है ना, वो छोटी छोटी नदियों में अब टूटने लग जाएगी, ऐसे बहुत बड़ा इसका मुख हो जाता है, ऐसा कुछ डेल्टा बनाती हैं। ये डेल्टा बनाती हैं और क्या करती हैं, यहाँ पे जो भी आ रही थी तो बहुत बहाव था इनका, और यहाँ पे धीरे धीरे हो जाती हैं। जब यहाँ पे धीरे हो जाती है तो क्या होगा, क्या होगा, जो अपने साथ वो मिट्टी ला रही होंगी, वो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर जमा कर देती है, यहाँ पर दलदल जैसा बन जाता है जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, और यहाँ पर आपकी वन उग जाते हैं। बताएंगे कौन से वन, कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। थार का मरुस्थल मैंने बता दिया, थार का मरुस्थल हमारे भारत के राजस्थान में है, पश्चिमी भाग में राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में है। सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा बालू का विस्तार है, यानी कि वो कैसा है, बालू है वहां पर। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं जिन्हें बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून कहते हैं। जो रेत के टीले होते हैं ना, ऐसे पहाड़ जैसे टीले बन जाते हैं रेत के, उनको बोलते हैं बालू का स्तूप या फिर सैंड ड्यून। यहाँ आवागमन का एकमात्र साधन, यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एकमात्र साधन क्या है, ऊंट। और ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठारी भाग, दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से नीचे ये जो सब आता जा रहा है, ये क्या है, दक्षिण का पठार है। अब ये पठार जो है वो लगातार नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। मान लो ये कोई पठार हो गया, इनमें से कुछ प्रमुख पठार हैं जिसको बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का पठार आदि। इसमें से आपका ज्यादा एरिया कौन कवर करता है, आपका दक्कन का पठार। इस भाग में चंबल, बेतमा, टोन, सोन, नर्मदा, तापी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्वतों से ही नदियां बह रही थी, आपके पठार में भी नदियां बहती हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ये सब बहती हैं, ठीक है। अब जो नदियां बहती हैं, ऊपर चलते हैं मानचित्र की तरफ। नदियां बहती हैं, कुछ नदियां जो होती हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, ऐसे करके। मान लो कोई नदी ऐसे, इधर कुछ नदियां हैं, एक दो नदियां जो आपके अरब सागर में जाके गिरती हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है कि कौन सी नदी आपके अरब सागर में गिरती है और कौन सी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे मैं बता दूं, पर थोड़ी बहुत आपको भी रिसर्च करनी चाहिए ना, सब फोन तो चलाते होंगे। अब चलते हैं तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। दक्षिण के पठारी भाग के पूर्व पश्चिम में क्या है, समुद्र है। हमें पता है कि ये जो हमारा भाग है ये पूर्व में इधर भी और पश्चिम में इधर भी किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। तो इस भाग को क्या बोलते हैं हम, तटीय मैदान बोलते हैं, तटीय मैदान। सकराई तो ठीक है, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनेक छोटे 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 द्वीप हैं। द्वीप क्या होता है, द्वीप जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आपका आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, भू का वो भाग, यानी कि वो भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम आइलैंड बोलते हैं या फिर द्वीप बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे टापू हैं, द्वीप समूह हैं, ठीक है। वहां पर भी हमारे जनसंख्या रहती है, वन है, वन्य जीव वगैरह हैं, वो भारत के ही हैं। अब हमने ये बता दिया कि
हमारे जो भारत में पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, आपका वो है तटीय इलाका है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे वनस्पति पौधे कैसे पाए जाते हैं। आप बोलोगे कि मैम जब तरह तरह के यहाँ के क्या है, यहाँ पे तरह तरह के भौगोलिक संरचनाएं हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, तो यहाँ पर जो वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, वो भी अलग अलग पाए जाते होंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक होता है सदाबहार वन, पतझड़ या पर्णपाती वन, मरुस्थलीय या कांटेदार वन, पर्वतीय वन या बलांचलीय या डेल्टाई वन। अब पढ़ते हैं आपके सदाबहार वन। पूरे साल ये क्या रहते हैं, सदाबहार वन आपके पूरे साल हरे भरे रहते हैं। ये अधिक वर्षा वाली जगह पर मिलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा घने होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। भारत में इनका विस्तार पश्चिमी तटीय और पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यानी कि जो इधर साइड, भारत के इन साइड्स में, यहाँ पे जो पहाड़ियां पठार हैं और ये जो द्वीप समूह है ना, यहाँ पर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, अधिक वर्षा, अभी बोला ना, अधिक वर्षा वाली जगह पर पाए जाते हैं, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। इंग्लिश में बोले तो ये कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है उस एरिया में पाए जाते हैं। ये हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? रोजवुड, महागनी, रबड़, ताड़, बांस, आबनूस और नारियल आदि। मतलब आप एक बात याद रखना कि वो आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि रोजवुड और महागनी किस वन में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, और आपको ऑप्शन दे देगा सदाबहार, पतझड़, पर्णपाती, मरुस्थली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है थोड़ा थोड़ा कि 1-2 वृक्ष का नाम याद रख लेना। पतझड़ या पर्णपाती वन, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वर्ष में एक बार सर्दियां जब अंत में होती हैं, यानी कि जब खत्म होने वाली होती हैं, तो ये अपनी पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमें पता है। ये वन पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ तो पाए जाते हैं। हमने देखा है ना, हमारे यहाँ के पेड़ क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं हमारे यहाँ? शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेवल, पलास, बेल, खैर आदि। ये वृक्ष जो पाए जाते हैं, ये कैसे वृक्ष हैं? पर्णपाती वृक्ष हैं। ये साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मरुस्थलीय कांटेदार वन। आप बोलोगे मैम वहां तो बालू बालू है, वहां पे क्या होता होगा? मैंने कहा नहीं, बेशक वहां पर बालू है, वहां पे बहुत कम वर्षा होती है। यहां पर भी कम वर्षा वाले मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाने वन को क्या बोलते हैं हम? कांटेदार वन। इन वनों में कीकड़ जानते हो? खजूर, बबूल, खेजड़ी जैसे कांटेदार वृक्ष होते हैं। यहाँ पर पत्तियां कम और वृक्षों पे क्या ज्यादा होते हैं? कांटे ज्यादा होते हैं। इनका विस्तार पश्चिमी एवं मध्य भारत के कम वर्षा वाले पठारी स्थानों तथा थार के मरुस्थल में है। यानी कि ये कहाँ मिलते हैं? ज्यादातर तो आपके थार के मरुस्थल में मिल जाएंगे, और कहीं कहीं पठार में, जहां पे बारिश बहुत ही कम होती है, वहां पर भी ये मिल जाते हैं। वहां पर भी ये आपके आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, कीकड़, खजूर, बबूल, खेजड़ी, कांटेदार वृक्ष, ये सब मिल जाएंगे आपको। पर्वतीय वन, आप बोलोगे मैंने कहा पर्वतीय वन, इनमें क्या खासियत होती है? मैंने कहा इनमें खासियत होती है, बताते हैं। मैंने कहा पर्वत कैसा होता है? ऐसा। मैंने कहा तो पेड़ ऐसे खड़ा है, हाँ, यहाँ पे क्या होगी? बर्फ गिरेगी। तो पेड़ भी कैसा होना चाहिए? जब पर्वत शंक्वाकार है तो पेड़ कैसा होना चाहिए? ये कैसे होते हैं? ये शंक्वाकार होते हैं। आपने बोला मैम क्यों, जरूरी पर्वत की नकल करना है? मैंने कहा नहीं बेटा, जब इन पे यहाँ पे बर्फ गिरेगी तो फिसल के नीचे गिर जाए। ठीक है, इसलिए शंक्वाकार होते हैं। पढ़ लेते हैं इसको।
पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन होता है। वर्षा में परिवर्तन होता है यानी यहाँ पे बारिश न गिर के क्या गिरती है, बर्फबारी होती है, जिसको हम स्नोफॉल कहते हैं। इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट पर्वतों पर है। हिमालय क्षेत्र में देवदार, चिनार, स्प्रूस, सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन, बर्च आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में मगनोलिया, लेरेच, सिंकोना आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनकी आकृति ज्यादातर शंक्वाकार होती है, जैसे कि पर्वतों की आकृति होती है। ठीक है, वृक्षों की आकृति शंक्वाकार होती है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी सुई टाइप होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती, जिससे कि उन पर जो भी बर्फ गिरे वो फिसल जाए, पानी गिरे वो फिसल जाए। क्यों? क्योंकि वो उतने वजन को होल्ड करेंगी। अगर वैसी पत्तियां होंगी तो वो उसको होल्ड करेंगी तो वो टूट जाएंगे और वृक्ष भी टूट सकता है। इसलिए आगे चलते हैं आपके डेल्टाई वन। डेल्टाई वन में बता चुकी, यानी कि जहां पर आपकी नदी डेल्टा बनाती है वहां पर पाए जाते हैं वन। समुद्र के किनारे दलदली भागों एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। इनमें नारियल, ताड़, सुंदरी ये वर्ड याद रखना, सुंदरी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के कारण इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। ज्यादातर ये कहां पर पाए जाते हैं, आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके एक बहुत बड़ा विशाल डेल्टा बनाते हैं। वर्ल्ड का बहुत बड़ा विशाल लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के इन वनों को सुंदरवन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष इतना होता है कि इसकी वजह से इन वनों को हम क्या नाम दे देते हैं, डेल्टाई वनों को सुंदरवन। क्लियर है? आगे चलते हैं प्रमुख वन्य जीव। देखो, वन्य जीव पशु पक्षी जीव जंतु सांप आदि इनमें रहते हैं। वन जीवों का प्राकृतिक आवास यानी कि घर होता है, और कोई तो वो घर बनाते नहीं है। जीव जंतु कहाँ पर रहते हैं? वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। उनके लिए कोई वो अपने लिए हमारी तरह घर तो बनाते नहीं है, चार दीवारों को घर नहीं बनाते, पंखा नहीं लगवाते, एसी कूलर नहीं लगवाते, है ना। वो कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं, और इसलिए जो जहां रहता है वो उसका घर होता है। तो वन भी उनका क्या है? घर होते हैं, जहां वे स्वच्छंद यानी कि आजादी से रह सकते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें आजादी से रहने देते हैं? नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव को पसंद ही नहीं है कि उसके सिवा कोई दूसरा शांति से रह ले, या फिर वो खुद शांति से रह ले। इसलिए हम क्या करते हैं? हम उनके वनों की दुर्गति करते जा रहे हैं। कैसे कैसे करते जा रहे हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का तेजी से विनाश होता जा रहा है। आपने बोला जनसंख्या से वनों का क्या मतलब है? मैंने कहा सुनिए, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको रहने के लिए, खेती करने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए उतनी ही जगह की आवश्यकता होगी। आपने बोला जी, लेकिन उस जगह पर तो वन है और उसको हम क्या करेंगे? काट देंगे। और काट देंगे तो क्या करेंगे? वन्य जीवों का जो घर है उससे उजाड़ देंगे। इसीलिए क्या हो रहा है? जो वनों का क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है, यानी कि वनों का एरिया कम होता जा रहा है, जिस कारण वन्य जीव जो पहले हुआ करते थे वो भी तेजी से घटते जा रहे हैं। उनकी जातियां, प्रजातियां, उनकी संख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की, पक्षियों की, वो क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त यानी कि धरती से पूरी तरह से गायब हो गई हैं। इन्हें बचाए रखना आवश्यक है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन में सहायक हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार आदि की स्थापना की गई है। क्लियर? ओके। आपने बोला कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, हमें क्या फायदा हो रहा है जानवरों से? मैंने कहा आप फूड चेन जानते हो? आपने बोला ये क्या होता है?
मैंने कहा आप संतुलन जानते हो? आपने बोला मैं नहीं जानता। मैंने कहा अच्छा एक बात तो आप जानते होगे, इतना तो जानते होगे, आपको भोजन किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। तो आपने बोला हमें एनिमल्स की जरूरत थोड़ी ना, पेड़ पौधों की जरूरत है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा अच्छा सुनो, मैंने कहा आप शाकाहारी हैं, बहुत सारे लोग कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी होते हैं? मैंने कहा हाँ। वो क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। आपने बोला तो सभी जानवर थोड़ी ना खत्म हो रहे हैं। मैंने कहा देखो, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, सभी एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। आपने बोला कैसे? मैंने कहा देखो, जो घास उगती है वो किस पे उगती है? जो वहां पर मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मर चुके होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमस बोलते हैं। वो कहाँ से आता है? हम लोगों की जो डेड बॉडी होती है, हमारी जो डिके होता है, डेड एंड डिके मैटर होता है, उससे आती है। उसके बाद क्या होता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाने के लिए हमें फूड चेन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन और फूड वेब का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जहां पर जिस दिन मानव प्रजाति भी धीरे धीरे पृथ्वी से विलुप्त होने लग जाएगी। क्लियर? तो ये था आपका चैप्टर। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं लेके आई हूं कुछ प्रश्न, तो चलते हैं पहले वो प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5, 4, 6, 7। तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और बताओ कौन कौन से महासागर हैं? अटलांटिक, अंटार्कटिक और भूमध्य सागर। क्लियर? आगे चलते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा, अमेजन। तो मैं बता दूं संसार की सबसे लंबी जो नदी है वो है आपकी नील। मैंने यहां पे बता दिया 5 है। हाँ, सबसे लंबी नदी नील है। आपने बोला अमेजन सुना है, मैंने कहा अमेजन आपकी सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी नदी हो सकती है। चौड़ी है, बहुत चौड़ी नदी, लेकिन लंबाई के हिसाब से नील। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं? मैंने कहा 28 राज्य हैं। आपने बोला इतना तो मुझे याद है, ये दोनों कैंसिल हो गए। मैंने कहा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई। कितने हैं प्रदेश केंद्र शासित? 8। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पठार की ऊपरी सतह कैसी होती है? पठार की ऊपरी सतह कैसी होती है? उबड़ खाबड़, शंक्वाकार, समतल, इनमें से कोई नहीं। उबड़ खाबड़ यानी कि ऐसी, शंक्वाकार यानी कि ऐसी, समतल यानी कि प्लेन, या इनमें से कोई नहीं। तो उबड़ खाबड़ होती है ना। पठार क्या होता है? पृथ्वी समतल से ऊंचे स्थान, और जिसकी जो चोटी हो वो कैसी हो? उबड़ खाबड़ हो, चौकर, फ्लैट जिसको हम बोलते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने हिस्से पर फैला है? प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने हिस्से पर फैला है? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। कितने पर? 1/3, 1/3 पार्ट। यानी कि मैं कह सकती हूं कि जितना हमारा भूभाग है उतना ही बड़ा प्रशांत महासागर है। आपने बोला जी बिल्कुल कह सकती हूँ। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्रशांत महासागर में अगर हम अपना जो भी भूभाग रखना चाहें तो वो कवर, जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कवर हो जाएगा ना। बात तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतझड़ वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? बेटा ये पत्तियां हैं, सॉरी,
जो भी कभी कभी क्या होता है, जब हिंदी की हम टाइपिंग करते हैं तो हम तो सही टाइपिंग करते हैं, वो खुद ही उसको क्या कर देता है, मर्ज करके नया वर्ड बना देता है। पतझड़ वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि पतझड़ वन शीत ऋतु के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कितने किलोमीटर गहरा है? गर्त है भाई, वो गर्त यानी कि ट्रेंच। कितने किलोमीटर गहरा है? 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर गहरा है आपका? 11 किलोमीटर गहरा है। कौन सा गर्त है वो? मरियाना गर्त। मैरियाना गर्त, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा है ये, डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रशांत महासागर को? पैसिफिक ओशन। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आप बोलोगे मैम क्यों मजाक कर रही हो, ये प्रश्न कोई पूछने का है। मैंने कहा देखो, मैं तो इजी से इजी और कठिन से कठिन, मेरा फर्ज है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊं, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? क्या मैं ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ दूं, आप इसका कमेंट में आंसर करेंगे? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। कौन सा है? एशिया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत शिखर? गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट, हिंदुकुश, केटू। तो कौन सा है? हर एक कोई जानता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपकी बुक में? 8,848 किलोमीटर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी हाइट बढ़ के कितनी हो गई है? 8,851। सॉरी, किलोमीटर नहीं है वो, मीटर है, मीटर। सॉरी, किलोमीटर तो बहुत है। 8,800 मीटर कितनी हो गई है? 8,851 मीटर, कुछ दिन पहले की रिपोर्ट से। लेकिन आपके प्रश्न में इतनी ही दी जाएगी, तो आपको यही टिक करके आनी है। ठीक है? आप बोलोगे क्या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? मैंने कहा हाँ जी, इसकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है। ठीक है? क्योंकि अभी ये ज्यादा पुराना नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपने बोला ये क्या, अभी तो विश्व की पूछी थी मैम। मैंने कहा अभी विश्व की पूछी थी, अब भारत की पूछ ली, बता दीजिए। अब बोलोगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा, पवित्र नदी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गंगा नदी। भारत की होली रिवर यानी कि पवित्र नदी किसको माना जाता है? वो भी कौन सी है? हमारी गंगा जी। क्लियर? हम गंगा नदी को गंगा ना बोल के क्या बोलते हैं? गंगा जी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? यानी जगह नहीं पूछी, किस राज्य में नहीं पूछा, किस भाग में? पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, या फिर पश्चिम में? पश्चिमी भाग में। तो किधर है? भारत के पश्चिम में ही तो है। भारत के पश्चिम में और राजस्थान के पश्चिम में भी। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? कार को, हाथी को, ऊंट को, बैलगाड़ी को। किसको कहा जाता है राजस्थान का जहाज? ऊंट को, क्योंकि यातायात का यानी कि ट्रांसपोर्ट का एक ही साधन होता है वहां पर। आपने बोला ऐसा क्यों आप ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? मैंने कहा चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेगिस्तान में क्या नहीं होता? किसकी कमी होती है? पानी की कमी होती है।
तो ये ऊंट इकलौता ऐसा जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, क्योंकि ये अपने इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये पानी स्टोर कर लेता है। फैट जो है इसका उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ इसके जो पैर होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं, गद्देदार होते हैं इसके पैर। जब इसके पैर जो है वो गद्देदार होते हैं तो ये रेत पे जब चलता है तो इसके पैर रेत में धंसते नहीं है और ये रेत पर आसानी से चल पाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसको रेत पर यानी कि बालू पर चलने में कोई भी परेशानी नहीं होती और आसानी से ये चल पाता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वहां पर आपका मतलब रेगिस्तान में आपका कोई भी मतलब कार हो और कोई जानवर हो, कुछ भी चलना बहुत मुश्किल है। क्या चल पाता है? ऊंट, और इसीलिए ऊंट को क्या कहा जाता है? आपका रेगिस्तान का जहाज। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महोगनी, रबड़ और नारियल के पेड़ पाए जाते हैं पतझड़ या पर्णपाती वन में, पर्वतीय वन में, डेल्टाई वन में, सदाबहार वन में। रोजवुड और जोड़ देते इसमें, याद रखना रोजवुड भी है, रोजवुड। तो मैं आपको बता दूं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और नारियल के पेड़ पाए जाते हैं आपके सदाबहार वन में। किसमें पाए जाते हैं? आपके सदाबहार वन में। सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो पूरे साल जो कैसे रहते हैं? हरे भरे, बहुत घने होते हैं। यहाँ पे क्या होती है? अत्यधिक बारिश होती है। ये वन कौन से एरिया में पाए जाते हैं? जहां पर अत्यधिक बारिश, हाई रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, सॉरी हाई नहीं होता, हैवी रेनफॉल वाले एरिया में ये वन आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। सदाबहार वन को, पतझड़ या पर्णपाती वन को, मरुस्थलीय वन को, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मानसूनी वन कहते हैं आपको पतझड़ या पर्णपाती वन को। ठीक है? क्योंकि ये क्या करते हैं? एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एवं कश्मीर में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो सुंदरवन है वो आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में, अगर ये मैंने क्या पूछा था, मेरा पूछने का मतलब था कि भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बांग्लादेश नहीं लिया, पश्चिम बंगाल में। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है। बहुत टुच्चा सा सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है? वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास है वन, शहर, चिड़ियाघर, सभी। प्राकृतिक आवास क्या है? वन है ना। क्लियर? तो ये थी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।